बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज सोचा कि 1 अगस्त का आगाज़ थोड़ा सा हमें सेलिब्रेशन के साथ करना चाहिए, बल्कि बहुत सेलिब्रेशन के साथ करना चाहिए। हमारे साथ मोहम्मद इकबाल हैं बेस गिटार पे, जिन्होंने एज वोकलिस्ट भी अपनी ज़िम्मेदारी परफॉर्म की। आज हम कुछ भी किसी से भी करा लेते हैं और माशाल्लाह वैसे भी इकबाल भाई की इतनी खूबसूरत आवाज़ है। दैन नवीद अली हैं ऑन द कीबोर्ड, जग्गू खान हैं ऑन द ढोलक एंड साजिद अली हैं ऑन द ड्रम्स। अस्सलाम वालेकुम भाई, हमारे प्यारे प्यारे भाई हमारे साथ हैं। और ऑब्वियसली जब हमने अगस्त के महीने की बात करनी है, 1 अगस्त की बात करनी है, तो व्यूअर्स ऑब्वियसली जहाँ पे बरसात का मौसम भी चल रहा है, हर तरफ बारिशें हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, वहाँ पे 1 अगस्त से पाकिस्तान में हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी हैं उनमें एक डिफरेंट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि 1 अगस्त से हम अपनी जश्न आज़ादी की जो सेलिब्रेशंस हैं उनको बिगिन कर देते हैं। लोग अपने घरों में फ्लैग्स लगा लेते हैं 1 अगस्त को, झंडियाँ लगाते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क के साथ जो एक क्लोजनेस है, उनसीयत है, उसको लोगों को भी दिखा सके। ऑफ कोर्स जैसे कि आप जानते हैं, हमारे लिए ये पाकिस्तान, ये आज़ाद मुल्क अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत ही बड़ी नेमत है, रब का इनाम है हमारे लिए। और पाकिस्तान भी अल्लाह की तरफ से हमारे बुज़ुर्गों की अनथक मेहनत और उनकी कुर्बानियों का इनाम है। आज हम आज़ादी से सांस ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से, जैसे मर्ज़ी जी सकते हैं। हमें बतौर इंसान इस मुल्क में सारे हुकूक हासिल हैं जो ग़ुलामी की ज़िंदगी में किसी को भी नहीं हासिल हो सकते। सो अपने पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना, इस दुआ को हमेशा दिल और दिमाग में रखना कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कामयाब बनाए और हमारे मुल्क में जो भी मामलात और मसाइल हैं उनको रिज़ॉल्व करें। इसी तरह हम डेली सेगमेंट करेंगे जहाँ पे पाकिस्तान के जो अचीवर्स हैं, हीरोज़ जो हैं, उनको भी ट्रिब्यूट पेश करेंगे। दैन ऑफ कोर्स हमारी कोशिश होगी कि 14 अगस्त तक हम बहुत सी ऐसी चीज़ों को हाईलाइट कर चुके हों जो सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं, जो अमेजिंग चीज़ें हैं, जो हमारे मुल्क की अचीवमेंट्स हैं। सो हम ये भी करेंगे। सो बहुत कुछ होगा 1 अगस्त को। तो मेन यही बात होती है कि आप लोगों को एक रिमाइंडर दें कि अगर हम ब्रेन ड्रेन की बात करें तो हमारे मुल्क में इतने टैलेंटेड और इतने ब्रिलियंट लोग हैं, लेकिन ब्रेन ड्रेन का मतलब यह है कि हमारे मुल्क के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो क्वालिफाइड लोग हैं, वो पाकिस्तान छोड़ के पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो एक बेहतर ज़िंदगी बाहर गुजार सकते हैं, बेहतर फाइनेंसेस कमा सकते हैं। तो हमने अपने इस ब्रेन ड्रेन को अगर रोकना है तो पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के जो सबसे ब्रिलियंट और क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं करते, वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि बेहतर फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ बाहर मिलती हैं। इस चीज़ के बारे में भी हमें कुछ करने की कोशिश करनी है। उसके अलावा हमारे जो बेस्ट माइंड्स और टैलेंट हैं उनको यूटिलाइज़ कैसे करना है, ये भी हमने अंडरस्टैंड करना है। व्यूअर्स, करने को तो हज़ारों बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने सिस्टम को बेहतर करना होगा। और जब भी किसी मुल्क का हेल्थ का और एजुकेशन का सिस्टम ठीक हो जाता है तो बहुत से और मसाइल हैं जिससे वो इंसान बच जाता है। सो पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम पाकिस्तान की प्रोग्रेस के लिए क्या कर सकते हैं, क्या हो रहा है पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में अचीवर्स कौन हैं, कौन से लोग कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर से हट के कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों को हम हाईलाइट करेंगे। तो जश्न आज़ादी की मुबारकबाद तो हम 1 अगस्त से ही देना शुरू कर देते हैं कि हैप्पी इंडिपेंडेंस मंथ, क्योंकि ये महीना है हमारी आज़ादी का महीना। और आप देखेंगे कि हर जगह लोगों ने कहीं ना कहीं फूलों से डेकोरेशंस की हुई हैं, किसी ने झंडे लगाए हुए हैं, किसी ने लाइट्स लगाई हुई हैं, किसी ने झंडियाँ लगाई हुई हैं, दुकानों में, हर जगह हम देख रहे हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ के जो इंचार्ज हैं उन्होंने अरेंजमेंट्स की हुई हैं। तो अगस्त का महीना हमेशा एक बड़ी ही पॉजिटिव और बड़ा ही खुशियों वाला एक महीना होता है। एंड 1 अगस्त है, आप सबको जश्न आज़ादी की जो सेलिब्रेशंस की बिगिनिंग है वो मुबारक हो। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं, जहाँ पे मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, मेरी बहन और वन ऑफ माय बिगेस्ट सपोर्टर्स शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयबा जी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। तैयबा जी, 1 अगस्त से ही ना आपने देखा कि एक
एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाता है। कल रात को ही मैंने देखना शुरू कर दिया कि जब घर जा रही थी काम से 31 जुलाई को, कि लोग चीज़ें लगा रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, घरों के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं छत के ऊपर कि भाई बड़ा सबसे बड़ा फ्लैग हमारा नेपर्स में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और इसके साथ आपने बात की ना ब्रेन की, तो उसमें और जश्न आज़ादी को लेके मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें, हम इतने जोश और जज्बे के साथ मनाते तो हैं आज़ादी, लेकिन उसमें फिर हमें ये चाहत क्यों होती है कि अब हम अपना प्यारा वतन छोड़ के बाहर चले जाएं। आप यकीन करें, मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने अपने मुल्क का इंतखाब किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क ने इतनी इज़्ज़त दी मुझे कि आज मैं आपके सामने हूँ यहाँ पे। तो बिल्कुल ये सोच नहीं रखनी चाहिए आपको कि अगर एक मुल्क ने आपको इतना कुछ दिया है तो एट दी एंड आपके जहन में ये सोच हो कि हम उसको छोड़ के बाहर चले जाएं, तो ये अच्छा नहीं फील होता। गलत सोच है, बिल्कुल गलत सोच है। हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, मगर पहले हमें आपसे चाहिए आज का मेन्यू और उसके इंग्रेडिएंट्स। रेसिपी हम बताएंगे ब्रेक के बाद बनाना। आज हम बना रहे हैं कीमा पुलाव, और इसके लिए जो अज्जा हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। चिकन का कीमा जो है वो हम 1 किलो इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके साथ चावल जो है वो 1 किलो है, और नमक इसमें हस्बे जायका जाएगा। चिली फ्लेक्स जो हैं वो इसमें 1 टीस्पून जाएंगे। ऐसा करते तैयबा जी, अगर आप माइंड ना करें तो ब्रेक के बाद ही ना इन इंग्रेडिएंट समेत पूरी की पूरी रेसिपी एक्सप्लेन कर देंगे, बिकॉज बात ये है कि मैं चाहती हूँ कि अच्छे से लोगों को हम एक्सप्लेन करें। पता है होता क्या है, कीमा पुलाव बहुत से लोगों के घरों में बड़े शौक से बच्चे, स्पेशली बच्चे और घर के बुजुर्ग एंजॉय करते हैं, क्योंकि हड्डियाँ बोटियों वाला इशू नहीं होता और एक टोटल मील मिल जाती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि चावल चिपक जाता है या दलिए जैसी कंसिस्टेंसी हो जाती है, क्योंकि गोश्त के साथ तो आप पूरे पूरे पीसेस डालते हैं, कीमे के साथ कितना भी उसको ड्राई रखें कोई ना कोई ग्रेवी रह जाती है। बिल्कुल। जब आप उसमें पानी भी डालते हैं, जरा सी मिकदार ऊपर नीचे हो जाए तो बिल्कुल वो चिप चिप जैसे हो जाते हैं, जैसे वो गुतावा सा नहीं बन जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसको भी हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हम ये गाइडेंस लेंगे। ब्रेक में जाएंगे। अगर आपको अच्छे लगे हमारे इकबाल भाई का गाना तो ब्रेक के बाद भी वापस आएंगे मज़ीद आप लोगों से मिली नगमे सुनते हुए। भाई हम किसी और को क्यों बुलाएं जब हमारे अपने भाई इतने टैलेंटेड है, बल्कि इनसे भी इनकी लाइफ की जर्नीज़ की मैं बात करना चाहूँगी। आज इतना अच्छा मौसम है, सारे एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आज के दिन का आगाज़ किया है। यू नो, जुमेरात का दिन भी है। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रेसिपी भी जानेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद सोच लें कि अब कौन सा मिली नगमा सुनाते हुए आप हमें वापस लेके आएंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। भाई क्या बात है इकबाल भाई, क्या समा बांधा आपने। मोहम्मद इकबाल ऑन द गिटार, नवीद नवाज ऑन द कीबोर्ड, जग्गू खान ऑन द ढोलक, शाहिद महमूद ऑन द तबला एंड साजिद अली ऑन द ड्रम्स। सबको वेलकम भी करते हैं। और ऑफ कोर्स ब्रेक से पहले भी हमारी कोशिश यही है कि व्यूअर्स ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस हैं, पॉजिटिविटी है, वो हम 1 अगस्त से ही स्टार्ट करें और इन्फॉर्मेशन भी हासिल करें, हिस्टोरिकल चीज़ों पे भी बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स हम आपकी अचीवर से भी मुलाकात कराएंगे। तो अब किचन में आ गए तो एक इतनी बड़ी अचीवर हमारे साथ है। सो तैयबा जी, आज किचन में क्या बन रहा है उसकी सबसे पहले हमें इंग्रेडिएंट्स बताएं, और अगर कोई काम मेरे से शुरू कराना है तो करा दें, ये ना हो कि फिर बाद में आप कहें कि टाइम नहीं मिला। जी, ये प्याज है जी, प्याज, इनको ब्राउन करना है। चले मैं ये यहाँ ले आती हूँ, आंच थोड़ी तेज़ कर लें। हाँ जी। जी व्यूअर्स, मैं आपको बता देती हूँ, आज हम बना रहे हैं चिकन कीमा पुलाव। उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। चावल इसमें 1 किलो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चिकन का कीमा 1 किलो, टमाटर 2 से 3 अदद, और प्याज हम ½ kg इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके साथ अदरक लहसुन की जो पेस्ट है वो 1 चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर जो है वो हम 1 छोटा चम्मच टीस्पून जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑयल कितना डालूं? ऑयल आप डाल दें 1 से 1.5 कप जाएगा इसमें। उसके साथ गरम मसाला पाउडर हम 1 चम्मच इस्तेमाल करेंगे, ज़ीरा 1 चम्मच, ऑयल हस्बे ज़रूरत, दही 1 कप, ग्रीन चिलीज़ जो हैं सब्ज़ मिर्चें वो हम 2 से 3 इस्तेमाल कर रहे हैं, गरम मसाला साबुत 1 चम्मच, दालचीनी 1 टुकड़ा, हल्दी 1 चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच और तेज़ पत्ता 2 से 3 अदद।
इसकी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है कि कीमा जो है ना उसका आपने ख्याल करना है कि बिल्कुल आपने मशीन से नहीं इसको निकलवाना। जो भी आपका बुचर है या आप घर में कर रहे हैं तो आप कटिंग बोर्ड पे रख के नाइफ़ की मदद से कर सकते हैं। मोटा मोटा आपने इसको रखना है। अगर फूड प्रोसेसर में कर रहे हैं तो सिर्फ इतना कि आपने कुछ सेकंड्स के लिए इसको जो है वो ब्लेंड करना है और उसके बाद बस छोड़ देना। और उसके बाद आपने ये करना है कि प्याज जो है उसको हम ऑयल के अंदर ब्राउन करेंगे, गोल्डन ब्राउन। जो भी पुलाव है, कोई बिरयानी है, उसका कलर जो है वो सारा डिपेंड करता है हमारे इस प्याज के कलर के ऊपर। अगर आपने उसको ज़्यादा पका दिया तो वो बिल्कुल। सड़ जाता है, फिर उसके अंदर एक जला हुआ टेस्ट आ बिल्कुल। जाता है। अंडर कुक करते हैं तो वो वाइट वाइट से प्याज रह जाते वो हैं और फिर उसका गलता फ्लेवर नहीं नहीं है। जी बिल्कुल। आता। इतना ऑयल काफ़ी था, मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। जी ठीक है। मोर देन इनफ ना, हाँ जी, enough। क्योंकि हम चिकन कीमा बना रहे हैं। मटन बीफ में ज़रा ज़्यादा चला जाए तो वो बेहतर हो जाता है। और उसके बाद आपने प्याज सुरख कर लिया, उसमें अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे और चिकन का जो कीमा है वो हम साथ ऐड कर देंगे उसमें, और साथ टमाटर ऐड करेंगे और जितने भी मैंने आपको खड़े साबुत मसाले बताए हैं, गरम मसाला, वो हम ऐड कर देंगे। उसके साथ जो पाउडर फॉर्म में मैंने आपको चीज़ें मसाले बताए हैं वो भी हम ऐड करके अच्छे से कीमे की भुनाई करनी है। यहाँ पे आपने ये ख्याल करना है कि कीमे के अंदर बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। जैसे हम नॉर्मली थोड़ी सी ग्रेवी रखते हैं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आपने उसको अच्छा सा ड्राई करके और उसके बाद उसमें हम राइस ऐड करेंगे। और इसमें मैं स्टॉक इसलिए नहीं ऐड करी, पानी ऐड करी हूँ क्योंकि हमने चिकन को कोई बॉयल नहीं किया, कोई उसकी यखनी नहीं निकाली, कुछ भी नहीं, इसलिए हम उसके साथ सिंपल जो है वो पानी इस्तेमाल भाई करेंगे। देखिए, कीमा पुलाव के साथ तो यखनी ही बनती है। बिल्कुल। और जो हड्डियां आपने रिमूव की हैं गोश्त से, जब आपने चिकन पुलाव को मतलब जब कीमा निकाला था उसका, तो उन हड्डियों से भी आप यखनी निकाल सकते हैं, जी राइट? बिल्कुल। तो इसमें ये होगा कि जिस वक्त हम उसमें पानी ऐड करेंगे तो ऑलरेडी जो कीमे के अंदर जो जूसेस हैं वो सारे उस पानी के अंदर आ जाएंगे। उसमें फिर हम चिकन ऐड करेंगे और उसमें हम राइस ऐड करेंगे और हस्बे ज़रूरत पानी इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद जिस वक्त हमारे चावल बिल्कुल तैयार हो जाएंगे तो उसको हम दम पे रखेंगे। और उसके साथ हम आज बना रहे हैं एक सब्जियों का स्पेशल सा रायता। अच्छा, सब्जी का रायता कैसे बनाती हैं आप? कौन सी डालती हैं सब्जियाँ उसमें मैं जो इस्तेमाल करती हूँ, प्याज उसको अच्छी तरह वॉश करके ना, और उसके साथ जो है हम उसमें खीरे इस्तेमाल करेंगे, गाजर इस्तेमाल करेंगे, बंद गोभी इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपको पसंद है तो आप टमाटर भी ऐड कर सकते हैं और शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, जो आपकी चॉइस है। बच्चे अक्सर ऐसा होता है कि रायता डाल लेते हैं खाने के ऊपर, वो नहीं डालते, सैलेड नहीं साथ डालते। बड़े ही होते हैं जो कचूमर सैलेड और इन चीज़ों को जो है अपनी उसमें डाल लेते हैं। सो मेरा हमेशा यही मशवरा होता है कि मेक श्योर दैट आप अगर रायते में थोड़े से खीरे कद्दूकश करके डाल दें, ऐसी चीज़ें, तो फिर, क्योंकि देखिए कीमा पुलाव बच्चे बड़े सब इंजॉय करते हैं। और ये बिरयानियाँ बच्चे थोड़ी अवॉइड कर जाते हैं, बट पुलाव जनरली पसंद करते हैं। और कीमा पुलाव ईजियर है ना। हाँ जी, जिस तरह चाउमीन ऑल इन ऑल होता है, उस तरह कीमा पुलाव भी ऑल इन और ऑल। बच्चे अगर आपको परेशान भी करें तो उसके लिए आप फाइन चॉप कर लें सब्जियां। ज़रूरी नहीं है कि आपने मोटी मोटी काट के डालनी है। बेसिक हमारा मकसद ये होता है बच्चे खाएं, कुछ तो खाएं ना। तो हम दही में जो है उसको फाइन आप चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। उसका पानी जो है वो थोड़ा सा रिमूव कर दें और बस उसको ऐड कर दें। बच्चे अपनी हैबिट की भी बात होती है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बच्चों को ना छोटी एज पे, अब देखें यहाँ पे खीरे आ गए, गाजर आ गई, अब आपने अगर इसकी स्टिक्स कट कर दी, हाँ जी, और आपने बच्चों के सामने रख दी कि चलो बच्चों आप भी खा रही हैं, बच्चों को भी खिला रही हैं, क्यों नहीं बच्चा आपको देख के खाएगा? होता ये है कि सारी मुरगन चीज़ें हम अपने लिए रख लेते हैं, बच्चों के सामने जब ऐसी चीज़ रखते भी हैं तो बच्चे कहते हैं ना माँ खाती है ना बाप खाता है, हमें पता नहीं क्यों खिला रहे हैं। सो बच्चे एग्जाम्पल से सीखते हैं। तो अब यही सारी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बाहर तो आप बच्चों को पोर्शन निकाल के इतनी गाजर, इतना ब्रोकली, इतना वो डाल देते हैं और साथ में पास्ता पूस्ता, तो बच्चे सबसे पहले सब्जियां खाते हैं। वो थोड़ा हमारे यहाँ सबसे पहले सब्जी पराग की जाती है और ब्लांच करके दे देते हैं ना। ज़रूरी नहीं है आप कच्ची उनके सामने रख दें, बच्चे कैसे खाएंगे? ये प्लीज़ ऐड कर दें। ये भी ऐड कर। हाँ जी, ये साबुत गरम मसाला जो मैंने बताया जी, हाँ जी, अभी से इसके साथ ही ऐड। ठीक है, अदरक लहसुन का भी पेस्ट मैं कर दूँ। मैंने कहा थोड़े से हमारे प्याज ब्राउन होने शुरू हो जाए, क्योंकि मसाला, गरम मसाला भी थोड़ा सा भुना जाता है तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। अच्छा, अब ये बताइए कि अच्छा एक और चीज़, अगेन हमने जो जिस तरह कुछ दिनों से बात ही हम कर रहे हैं शो के ऊपर कि भाई आजकल एहतियात ज़्यादा करनी चाहिए, चीज़ें ख़राब बड़ी जल्दी हो जाती हैं। होता ही है कि पुलाव और ऐसी चीज़ों में ना हम ज़रा सा लाइटली ले लेते हैं चीज़ को। हम कहते हैं कि यार पुलाव खैर है, ठीक रहेगा। चीज़ों को बाहर नहीं आपने छोड़ना। बिल्कुल, जितना ज़्यादा आप उसको बाहर छोड़ेंगे उतना ज़्यादा उसके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जी, और उसके लिए ये चीज़ है ना कि देखें, आप उसके पोर्शन बना लें। अगर आपको पता है कि आपने अभी जो है वो इतना कंज्यूम नहीं करना, तो आप उसके लिए पोर्शन उसके जो है वो बना के उसको ठंडा करके आप फ़ौरन जो है वो उसको फ्रिज में रख दें। और ठंडा करके फ्रिज में रखते हैं। और एक और चीज़, फ्रिज के अंदर जब आप चीज़ें रखते हैं तो देखें, सोच
नाउ पुलाव बना के आपने फ्रिज में रख दिया, ठीक है। जो लोग फ्रीज कर देते हैं ना जी वो बड़ी अपने साथ ज्यादती करते हैं, बिल्कुल क्योंकि जब आप इसको फ्रीज कर देते हैं ना जी। तो चावल खराब हो खराब हो जाते हैं, जाता है, चिपक जाते हैं। आलू की भी डिशेस जी। जब आप फ्रीज करते हैं, अनलेस आपने कटलेट्स वगैरह बनाए हुए हो, बिल्कुल। वो ठीक रहते हैं। जिस तरह बड़े लोग होते हैं कि आलू वाले जजीरे वाले चावल बना लिए या कतरे वो आलू की कतरियाँ बना ली, उसको जब आपने खाने की कोशिश की तो वो बिल्कुल ही अजीब बुतावा सा बन ऐसे ही जाता है। अच्छा ये कितना पूरा? हाँ जी, ये सारा मैयर है, ये 1 टेबल स्पून है, ये इसमें ऐड करते हैं। तो ये हमने अदरक लहसुन की भी पेस्ट डाल दी, ताकि हम ज़रा जितनी देर वो ब्राउन हो रहा है तो बाकी चीज़ें भी हमारी सही तरीके से कुक हो जाए। मेन तो इसका यही है कि हमारी फ्राइंग हो जाए अच्छे से हाँ जी अनियंस की, उसके बाद तो सारा काम क्विक ही है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए तैयबा जी, आपने अपने बच्चों को अपनी फैमिली में किस तरह वेजिटेबल्स को इंट्रोड्यूस कराया, फल इंट्रोड्यूस कराया? जी, बच्चे जिस वक्त छोटे थे ना जुगन, उस वक्त ये था कि मेरे पास ये ऑप्शन थी कि जब बच्चों ने खाना स्टार्ट किया ना, तो जो आलू है वो हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ होती है बच्चों के लिए। तो उसके अंदर जैसे बच्चे सब्जियों में पहले स्टार्ट में जो है वो नखरे करते हैं, खाना नहीं या प्रॉब्लम होती है, तो मैं क्या करती थी, जैसे मटर हैं उनको बॉईल करके मैश करके उसी के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। गाजरें जो हैं अब उनको देखिए ना, कद्दूकस पास्ता करके जब हम बिल्कुल। बनाते हैं, जब आप कीमा और स्पगेटी बनाते जी। हैं, उस कीमे का जो आपने सॉस बनाना है टमाटर डाल के, जी। उसके अंदर अगर आप गाजर और मटर को भी ग्राइंड करके डाल दें बिल्कुल तो एक सॉस के अंदर सब्जियां भी आ जाती हैं। ऐसे ही है। और सबसे अच्छी चीज़ जो हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि बच्चों को खिचड़ी दें, और खिचड़ी मैं कहती हूँ इतना अच्छा सोर्स है कि आप उसमें हर चीज़ जो है वो ऐड कर सकते हैं, चाहे वो सब्जियां हैं या मीट है, कुछ भी है, उस फॉर्म में भी जो है वो आप बच्चों का टेस्ट बर्ड जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो बिल्कुल। ये बहुत ज़रूरी है। सो चीज़ों के टेस्ट बड्स को, बच्चों के टेस्ट बड्स को डेवलप करना, थोड़ा सा अपने आप को भी तरीके से लेके चलना, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती जी, हैं। बिल्कुल। हम लोग एक्सपेक्ट ये करते हैं कि बच्चे खुद ही सेंसिबल होके वो काम कर लेंगे जो एक्चुअली हमारे खुद करने वाले होते हैं। बिल्कुल। और मैंने कई माओं को देखा है, अब जैसे सब्जियों की ये प्रॉब्लम होती है, जैसे गर्मियों में है, करेले हैं, भिंडी है, खुद वो खाएंगी नहीं, ठीक है, नखरे, और सामने मैं बाकायदा ये देखा मुंह बना के दिखा रहे होते हैं, तो फिर आप बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो ये चीज़ खा लेंगे? आप खुद खा के उनको सामने मैंने नहीं दिखाएं। खाना, इनको हाँ, खिला दो। बिल्कुल। ओ भाई जो चीज़ बैंगन आपने नहीं खाना, बैंगन नहीं। अब देखिए ना, बैंगन बहुत अच्छा है बहुत सेहत के अच्छा लिए। है, बिल्कुल। भिंडी में फॉलिक एसिड है, जी। स्पेशली बच्चियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एक्सपेक्टिंग मदर्स के लिए, और इवन इफ यू आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी। बिल्कुल। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑल्सो एक और चीज़, अब देखिए मैंने अपने मुंह पे हाथ लगाया, मुझे थोड़ी स्वेटिंग हो रही थी, ऑब्वियसली किचन में तो स्वेटिंग होगी, तो मैंने फ़ौरन अपने हाथ धोए। बिल्कुल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट Important चीज़ है। चीज़ हम है। ना अपने हाथ वगैरह साफ नहीं रखते। मुझे पता है हर बंदा ग्लव के साथ कुकिंग नहीं कर पाता, आई अंडरस्टैंड दैट, मेरे से भी नहीं ग्लव्स के साथ कुकिंग की जाती, लेकिन फिर एटलीस्ट हम वो चीज़ें तो कर सकते हैं ना जिनसे हमारा, अब देखिए हम बना रहे हैं, जी। काउंटर को भी साफ रखना, साफ ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल ज़रूरी। होता ही है, छोटे छोटे गंद चीज़ें वैसे रह जाती हैं, हम एक दिन नहीं सही साफ किया, दूसरे दिन नहीं किया, बाय डे 4 और 5 प्रॉब्लम ये होती है कि कई जम जाती। जी। और आपके इर्द गिर्द जब सफाई होगी, अब ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ प्रोग्राम करें तो अपनी चीज़ें ऐसे सेटल करके रखी हुई हैं, आप इसी तरह शौक के साथ भाई इस तरह के जो सामने- कंटेनर्स होते हैं, जी, बिल्कुल। ये सारों के घरों में होते हैं, नहीं भी होते हैं तो इतना कोई महंगा नुस्खा नहीं है। आपने एक दफ़ा ले लिया, या आपको 10 साल तक लेके चलेंगे, 20 साल भी चल जाते बिल्कुल। हैं। सो एक दफ़ा लेने की बात होती है, अच्छी किसी ब्रांड का आपने ले लिया, आपकी ज़िंदगी आसान हो गई। आपने या ज़रा बेहतर शक्ल का ले लिया, होता ही है कि लोग मगरों लाने वाला काम करते हैं, फिर कहते हैं ओहो अगर मेहमान आ गए, गेस्ट आ गए, ये चीज़ें छुपा दो। सो अच्छी सी कोई क्वालिटी का ले ले और उसी को यूटिलाइज़ करना। बिल्कुल। सो अनियंस फ्राई हो रहे व्यूअर्स, जैसे कि तैयबा जी ने सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक ही कही थी कि प्याज हमने फ्राई करने हैं और प्याज को हमने अच्छे तरीके से जो है रेडी करना है। जब एक दफ़ा हमारी मेन चीज़ एक्चुअली इसका कलर है, जी, मेन गोल्डन ब्राउन होंगे तो फिर हमारे पुलाव का कलर निकलेगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा, गरम मसाले में आपने कौन कौन सी चीज़ें डाली हैं, ज़रा एक दफ़ा मुझे बता जी, दें। गरम काली मसाले मिर्च में है? मैं बता देती हूँ आपको, इसमें तेज़ पत्ता है, उसके साथ हमने काली मिर्च साबुत वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लौंग इस्तेमाल कर रहे हैं, दारचीनी है, और इलायची मैंने इसमें सिर्फ 1 पीस जो है वो इस्तेमाल किया, और उसके साथ हल्की सी खुशबू आने जी के बिल्कुल लिए। हल्की सी अच्छा, खुशबू ये के लिए। डार्क क्या है? ये गरम मसाला है। ये जी, कौन सा गरम मसाला है? ये गरम मसाला है, ये घर का पिसा हुआ है, और मैं बाज़ारी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती, ये फ्रेश सुबह ही मैंने ग्राइंड किया इसको। सो अगेन लाइक आई सेड, आपने अगर पुलाव बनाना है तो उसके, अच्छा ये टमाटर भी इसमें जी जाएगा? बिल्कुल जाएंगे टमाटर इसमें, एक हम रखेंगे रायते के लिए, अच्छा। और एक हम इसमें ऐड कर देते हैं। अच्छा, टमाटर भी डाल रहे हैं, जी। बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल डोंट पुट टमाटर इन पुलाव। जी, पुलाव में नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन हम ज़रा उसको और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इस्तेमाल करें।
बिल्कुल सही है। खैर एज वी आर ब्राउनिंग दी अनियंस, हम रेसिपी पे चेक करते रहेंगे थोड़ी देर बाद फिर से। अभी मेरे ख्याल से हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ पे हमने ब्रेक की तरफ बढ़ना है वहाँ पे ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि आज व्यूअर्स हम लंग्स के बारे में, फेफड़ों के बारे में बात करेंगे और फेफड़ों के कैंसर के बारे में। एक्चुअली ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों की कि लंग कैंसर जो है, फेफड़ों का कैंसर, वो सिर्फ उन लोगों को होता है जो सिगरेट पीते हैं। नो डाउट सिगरेट नोटरी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, उसको जितना ज़्यादा आप अवॉइड कर सकते हैं करें। और जो लोग सिगरेट पीते हैं उनकी कंपनी को भी अवॉइड करें, क्योंकि एक तो सिगरेट से जो आपको नुकसान होता है, लेकिन जब आप सिगरेट पीते हैं लोगों के इर्द गिर्द, तो वो अंदर इनहेल करके जो आप धुआं निकालते हैं वो प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। बिल्कुल। ये तो वो वाली बात है कि गाड़ी में से जो एग्जॉस्ट में से धुआं निकल रहा है आप उसके सामने जाके खड़े हो जाएं। तो घर में अगर घर वाले नहीं ख्याल कर रहे, लाइक अगर कोई घर का बड़ा ऐसा है या वटेवर कोई नहीं सुन रहा, खिड़कियां दरवाजे खुले रखें। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपके इफ़ यू लिव विद अ स्मोकर। और दूसरी चीज़, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, खैर डॉक्टर साहब से तो हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरी बात ये कि अगर कोई स्मोकिंग करके जाए भी घर में, कर भी रहा हो, उस वक्त खोल दें खिड़की। अगर उस वक्त आपको अजीब लग रहा है, जैसे ही निकलें सारी खिड़कियां दरवाज़ा खोल दें, क्योंकि वो धुआं रह जाता है, वो आपके फर्नीचर में भी घुस जाता है। वैसे तो वही करना चाहिए जो बाहर के मुल्क में होता है कि भाई अगर आप स्मोकर हैं तो बाहर जाके स्मोक करें जी। तो और वैसे भी व्यूअर्स, इवन वेपिंग लोग ये नहीं रियलाइज़ करते, बल्कि ऐसा करते हैं ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे डॉक्टर साहब से जानेंगे स्मोकिंग और वेपिंग तो अपनी जगह, लेकिन वो कौन लोग हैं जिनको लंग कैंसर हो जाता है और फिर इस बीमारी में इतनी शिद्दत से वो मुब्तला हो जाते हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है डॉक्टर अख्तर अली ने। जैसे कि ब्रेक से पहले आपके साथ व्यूअर्स शेयर किया कि आज इंटरनेशनल लंग कैंसर डे मनाया जा रहा है। मैंने बात भी की थी कि हम लंग्स से रिलेटेड बात करेंगे, फेफड़ों से रिलेटेड बात करेंगे, मतलब जनरली लंग कैंसर की बात करेंगे। हमारे पास ये एक रिकॉर्ड में आ रही थी बात, डॉक्टर साहब से क्लैरिटी लेंगे। कंसल्टेंट पल्मोलॉजिस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पल्मोलॉजी डिपार्टमेंट के शालीमार हॉस्पिटल, बेसिकली हर किस्म की लंग डिजीज़ के एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आज इंटरनेशनल लंग कैंसर डे मनाया जा रहा है या नहीं? जी बिल्कुल, एवरी ईयर अगस्त में जो है इंटरनेशनल डे मनाया जाता है लंग कैंसर का। और आपको पता है जैसे कि लंग कैंसर जो है ये वर्स होता जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसकी अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, डिफरेंट कैंपेन्स की जाती हैं और लोगों को सेमिनार्स अटेंड किए जाते हैं, ब्रोशर्स बांटे जाते हैं, फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, ताकि हमारे इसके पीछे मकसद दो होते हैं, ताकि हम लोगों को बता सकें कि कैंसर, लंग कैंसर होने की वजूहात क्या हैं और इसके साथ साथ हम इससे बच कैसे सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता ये बीमारी हो भी जाती है तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये अवेयरनेस हमने क्रिएट करनी होती है हमारी कम्युनिटी में, लोगों में, उनको बताना होता है कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है और आप अवॉइड करें उन चीज़ों से जो ये लंग कैंसर्स करवाती हैं। इसलिए इंटरनेशनली भी सेमिनार्स होते हैं और हम भी जैसे अपने मुल्क में ज़ोरों शोरों से अपने इंस्टीट्यूट्स में हम सारे करते हैं, हम लोकल लेवल पे भी करते हैं, कम्युनिटी में भी होता है और गवर्नमेंट लेवल पे भी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही होती हैं। डॉक्टर साहब, फेफड़ों का कैंसर, लंग कैंसर आखिर चीज़ क्या है? बड़ा अच्छा सवाल है। कैंसर बेसिकली है क्या, इसमें क्योंकि हर किस्म का अपने अपने नौयत का कैंसर होता है। ब्रेस्ट कैंसर के मुख्तलिफ मसाइल हैं, प्रोस्टेट कैंसर के अपने हैं, मतलब थ्रोट कैंसर के अपने प्रॉब्लम्स हैं। फेफड़ों का कैंसर, जिसका बाय द वे बचपन से सुनते आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ये वो एक ऐसा कैंसर है जिसके बारे में मैं छोटी भी थी तो पता चलता था उनको फेफड़ों का कैंसर हो गया। ब्रेस्ट कैंसर वगैरह भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी तब। तो कैंसर बेसिकली ये है कि बॉडी में, जैसे हम लंग कैंसर की बात कर रहे हैं, तो कैंसर बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जो एबनॉर्मली बिहेव करने लग जाते हैं। वो आम बॉडी का जो मैकेनिज़्म है उस कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, उनकी डिवीजन बहुत रैपिड हो जाती है, उनका फंक्शन, उनकी खासियत बाकी खुलियों से मुख्तलिफ होती है। वो जैसी मुख्तलिफ होती है तो एक उस हिस्से में एक एबनॉर्मल ग्रोथ आ जाती है, एक रसौली, जिसको हम रसौली का नाम देते हैं इन कॉमन वर्ड्स। ट्यूमर, रसौली, जी ट्यूमर, रसौली, जी लंप, ऐसे ही है। अक्सर लोग उसको सिस्ट भी बुलाते हैं, लेकिन सिस्ट बहुत मुख्तलिफ चीज़। हाँ, वो मुख्तलिफ चीज़ है। सिस्ट फ़र्क है, फाइब्रॉइड्स फ़र्क है, बिल्कुल ऐसे ही। ट्यूमर एक बिल्कुल मुख्तलिफ बीस्ट है जिसको हम रसौली भी कहते हैं और कैंसर का नाम भी देते हैं।
तो ये कैंसर बेसिकली वो सेल जब एबनॉर्मली बिहेव करते हैं हमारे लंग में, तो वो एक रसौली की शक्ल इख्तियार करते हैं और फिर वो बढ़ते जाते हैं। और अगर हम किसी अर्ली स्टेज पे उसको पता चल जाए, पेशेंट सिम्टम हमें बता दे, डॉक्टर के पास टाइमली पहुंच जाए, तो इसको वहाँ पे रोका जा सकता है। तो कैंसर बेसिकली खुलियों में इंसानी जिस्म के अंदर एक एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है जो स्टार्ट हो जाती है कैंसर। तो डॉक्टर साहब इसकी वजूहात क्या हैं? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कैंसर की दूसरे कैंसर में कहते हैं स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, मरूसी हो जाता है। ये लंग कैंसर जब वर्ड भी आता है ना, फेफड़े और कैंसर, तो लोग कहते हैं सिगरेट, ज़रूर सिगरेट। अब सिगरेट नोशी पहले भी मैंने कहा है सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, लेकिन फिर ऐसे भी तो लोग हैं जिन्होंने कभी वेप को हाथ नहीं लगाया, सिगरेट नहीं की, लेकिन उनको लंग कैंसर हो गया। और ऐसे लोग हैं जिन्होंने 90 साल तक भी सिगरेट पी, लेकिन कभी फेफड़ों का कोई मसला नहीं हुआ। तो ये क्या बात है? जी बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात की। वाकई हमें भी लोग आके कहते हैं जी हमारे वो थे अब्बू थे, ताया अब्बू थे, वो तो स्मोकिंग करते थे, उनको 80 साल तक भी कैंसर नहीं हुआ। तो हो सकता है ऐसे है, लेकिन ऑल ओवर अगर वर्ल्ड हम डाटा देखें, कॉजेज़ देखें, तो स्मोक जो है, स्मोक किसी फॉर्म में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं वो सिगरेट स्मोकिंग है। फर्स्ट हैंड स्मोक है, सेकंड हैंड स्मोक है, थर्ड हैंड स्मोक है। जो लोग भट्टियों पे काम करते हैं, Yes. स्पेशली वो लोग जो खवातीन जो कॉन्स्टेंटली चूल्हे पे लकड़ियों से लकड़ियाँ आग जलाती जला के हैं, बनाती बिल्कुल, हैं। अब वो exactly लकड़ियों ऐसे। से जो आग जलती है उसमें से काला सा धुआं निकलता है, धुआं ग्रे से निकलता है। कलर का, वो धुआं का प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड है बिल्कुल ऐसे ही। और वो आपके फेफड़ों को बर्बाद कर देता है। यस, तो मैंने ये बात की, जो धुआं है ना किसी भी फॉर्म में हो, हुक्का भी, हुक्का भी, सिगरेट स्मोकिंग भी, शीशा भी, बीड़ी, वेप जो भी चीज़ है। एग्जैक्टली, ये सारी फॉर्म्स जितनी हैं ये तो एक धुएं की फॉर्म है। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल चीज़ें होती हैं, जो लोग माइनिंग में काम करते हैं, जो लोग जहाँ पे रेडॉन होती है वहाँ पे काम करते हैं, पेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, रेडिएशन एक्सपोजर, जिस तरह कराची में शिपयार्ड है, वहाँ पे उस एरिया में जो लोग काम करते हैं उनको भी कैंसर होने के चांसेस, रिस्क बढ़ते जाते हैं। स्मोकिंग एक बहुत कॉमन फैक्टर है, उससे प्रिवेंट किया जा सकता है कैंसर को, लेकिन बाकी भी और बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको हमने कंबाइन और कलेक्टिवली देखना होता है, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना होता है। सही। तो डॉक्टर साहब अब अगर हम बात करें सिम्टम्स की, आपको कैसे पता चलेगा कि फेफड़ों में कैंसर है? फेफड़ों की रसौली तो नहीं आप फील कर सकते, वो तो बिल्कुल ऐसे। अंदर है चीज़। जी बिल्कुल ऐसे। बहुत से कैंसर है जिसमें You are गिल्टी right. महसूस होती है तो बंदा कहता है फेफड़े हो गए, गुर्दे हो गए, दिल हो गया, मतलब ये सारे एरियाज में अगर रसौलियाँ बनती हैं तो वो तो नहीं आप पकड़ सकते, खुद कैसे पकड़े? हाँ, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये है कि कोई बहुत अच्छा कैंसर का स्क्रीनिंग सिस्टम नहीं है। हम इस पे बाद में बात करेंगे। मेरा ये सबसे पहले सिम्टम्स कि मरीज़ हमारे पास कैसे आएगा। तो जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा रसौली का, उसमें मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स हैं उसमें मरीज़ की खांसी होना। लेकिन डॉक्टर साहब अब रसौली बढ़ती जाएगी तो यानी तो कैंसर बढ़ गया। यह बिल्कुल ऐसा ही है। अब खांसी कुछ लोगों को होती है कि कई सालों से चल रही होती है, लेकिन खांसी का अगर करैक्टर, फ्रीक्वेंसी बदल गई, मतलब पिछले कुछ हफ्तों में खांसी की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो गई, वर्ष हो गई खांसी, तो इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है, आपको ज़रूर सोचना चाहिए। और इसमें एज लिमिट है, अगर 40-50 प्लस है तो आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। एक ये हो गया। दूसरा, बगैर अब तो किसी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जहाँ तक ब्रेस्ट कैंसर की बात है, अब तो कहते हैं कि 30 साल की उम्र के बाद ही, 35, पहले कहते थे बिल्कुल, 45 के बाद, 45, अब हाँ। कहते हैं 30 to 35 के बाद आप एक दफ़ा मैमोग्राम ज़रूर कराएं। जी ज़रूर कराएं। हमने भी ये देखा है कि कैंसर का इंसिडेंस वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। हमने जो यंगेस्ट पेशेंट देखा है वो 28 साल का देखा है लंग कैंसर से, और ये अनबिलीवेबल था हमारे लिए भी। तो कैंसर का इंसिडेंस वक्त के साथ साथ जो एज जोन था वो बदलता जा रहा है, एज जोन और नीचे आता जा रहा है। तो और इसके सिम्टम में मिस चुगन ये है कि वज़न का कम होना, बगैर किसी वजह के वज़न कम होना। आप वो नहीं कर रहे, डाइटिंग नहीं कर रहे, लेकिन इसके बावजूद आपका वज़न कम हो रहा है। आपको भूख लगना कम हो गई है, खाना पीना कम हो गया है। और तीसरा ये है कि आपका सांस फूलने लग जाए मरीज़ों का। अच्छा, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं एक खातून को जानती हूँ, हमारी फैमिली मेम्बर थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, इसी तरह वेट कम होता जा रहा है। अच्छा, बड़ी खुश। और मुझे आज भी याद है, मामा की फ्रेंड थी, मतलब फैमिली फ्रेंड काफ़ी क्लोज, तो उन्होंने मेरी अम्मी को कहा कि हाय देखो, मैं याद है मैं बैठी हुई थी वहाँ पे, मैं 10-11 साल की थी, कहती है हाय गजो देखो मेरा इतना वेट कम हो गया और खुद ही हो गया। तुम्हें पता है, मैं और वो वाली थी हमारी आंटी जो ज़रा हेल्दी थी, तो बहुत ना वेट कम। अच्छा, मेरी अम्मी मुझे याद है उन्होंने तब भी कहा कि इतना ना वज़न कम कर, तेरा मुँह लटक जाएगा, और देखो लटक भी रहा है।
तो आगे से उन्होंने घूम के कहा नहीं नहीं, बस थोड़ी सी थकी थकी रहती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैंने खुराक पे भी कंट्रोल किया है, लेकिन सच बताऊँ तो ना भूख लगती है, ऊपर से वजन भी कम हो रहा है। और जब उनका कैंसर डिटेक्ट हुआ तो वो 4th स्टेज का हुआ था डिटेक्ट, और इसी तरह फेफड़ों का कैंसर था, और उनको बिल्कुल हल्की सी खांसी थी, बैठे बैठे ना जिस तरह हम बातें करें एकदम से और ख़त्म, इतना उनको होता था सिर्फ। हो सकता है बिल्कुल। वो कुछ तो लोगों ऐਵੇਂ में किसी भले बंदे ने उनको कहा कि जा खैर, उस स्टेज पे मामला इतना खराब हो चुका खराब था हो और जाता लंग है, ट्रांसप्लांट बिल्कुल। वगैरह की तो बात भी नहीं हो बहुत सकती थी उस मुश्किल ज़माने में। ये डिपेंड करता है, हर मरीज़ में डिफरेंट सिम्टम प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब जो मरीज़ में अलामात आ सकती हैं हर एक में डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली ये चीज़ें ज़रूर आती हैं। और इसके बाद एक और अहम चीज़ है जो बताना ज़रूरी है कि खून आ सकता है मुंह से, खांसी के साथ, उल्टी के साथ, वो भी एक बहुत बड़ा जैसे सिम्टम है। फिल्मों में होता था कि किसी ने ऐसे टिश्यू लेके खांसी की हाँ, और तो वो उसमें खून आ या गया। रुमाल पे बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही है। तो ये एक्चुअल चीज़ होती है, ये एक्चुअल लंग चीज़ कैंसर होती है, में। बिल्कुल ऐसे ही होती है। रेशे के साथ अक्सर खून की कंप्लेन करते हैं लोग, या फिर छाती में तकलीफ़ होती है मुसलसल बगैर किसी वजह के। अगर कोई भी 2 हफ्ते से ज़्यादा ये सारी चीज़ें आ रही हैं ना अलामात, तो ये सिम्टम्स कैंसर के भी हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, खैर लेकिन दमा भी हो सकता है, जी, 100 और भी बहुत चीज़ें सारी हो चीज़ें हो सकती हैं, सकती हैं। लेकिन देखिए व्यूअर्स, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। Yes. अर्ली डिटेक्शन, जितनी Early जल्दी detection. तशखीस करेंगे उतनी जल्दी ये मसला पकड़ा जाए। यस यस। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसके टेस्ट क्या होते हैं? इस पे भी बायोप्सी होती है या मतलब देखिए लोग डरते हैं एकदम से बायोप्सी कराने से, तो उससे पहले ऐसी क्या चीज़ें कराई जाती हैं जिससे कुछ आइडिया हो जाए कि कुछ है कि नहीं है? अच्छा, दूसरा एक ये चीज़ है हमारे मुल्क में, यह मैं बताना बड़ा ज़रूरी समझूंगा, बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी स्क्रीनिंग होती है लंग कैंसर की ना, कि एक ख़ास एज के बाद, 50 की एज के बाद वो स्क्रीनिंग करते रहते हैं। वो सीटी स्कैन्स होते हैं, लो डोज, बड़ी कम शुआएँ होती हैं उसकी, तो वो स्क्रीनिंग करते हैं। उन स्क्रीनिंग का फ़ायदा ये होता है कि हम कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। जब साइज़ बहुत छोटा हो उस वक्त उसको मतलब कैंसर को ढूंढ लेते हैं, तो उसकी टाइम पे आगे जो क्यूरेटिव सर्जरी है वो हो सकती है। तो टेस्ट में सबसे पहले तो एक सादा सा एक्सरे है, हमें वो भी बता सकता है कि फेफड़े के ऊपर कोई गिल्टी आई है या नहीं आई। अगर कोई ऐसी गिल्टी आ गई, ख़ास तौर पे वो लोग जो स्मोकर हैं उनमें अंदर, बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि नॉन स्मोकर में भी कोई गिल्टी आ सकती है, लेकिन अगर स्मोकर है तो उसको 50 ईयर्स पे एटलीस्ट एक दफ़ा एक्सरे ज़रूर करना चाहिए स्क्रीनिंग के लिए। या फिर लो डोज सीटी स्कैन होता है, सबसे अच्छा जो डिटेक्ट करता है कैंसर को वो सीटी स्कैन है, वो हमें उसकी हैयत बताता है उस गिल्टी की। एक तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। या इसके अलावा कुछ लोगों को कभी गर्दन में कोई गिल्टी आ जाती है, अगर गर्दन में भी गिल्टी आए, एज ज़्यादा हो, उसको भी कंसीडर करना चाहिए, ये कैंसर हो सकता है खुदा ना खास्ता। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ कैंसर को ज़रूर रखना चाहिए टॉप ऑफ द लिस्ट। अब खुदा ना खास्ता कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, अच्छा एक्सरे में पकड़ा जाता है? जी, एक्सरे, सीटी स्कैन, उस पर हमें अंदाज़ा हो जाता है। फिर जो प्रॉपर डायग्नोसिस है वो हमारा या तो सीटी गैड बायोप्सी होती है, अगर कैंसर की रसौली बहुत बाहर पड़ी है। अगर अंदर वाली साइड पे है तो फिर हम करते हैं ब्रोंकोस्कोपी, वो एक कैमरे का टेस्ट होता है, वो कैमरा डालते हैं, नाक से फेफड़ों में लेके जाते हैं, वहाँ से हम पीस लेते हैं। जब तक पीस नहीं आएगा हमें कैंसर की किस्म नहीं पता चल सकती बिल्कुल भी। तो लंग्स में भी कैंसर की इकसाम है? जी, लंग्स में भी कैंसर की इकसाम है। वो क्या है? कैंसर की वैसे तो ब्रॉडली 2 किस्में हैं, एक है स्मॉल सेल, एक है लार्ज सेल। फिर लार्ज सेल में आगे 3 टाइप्स हैं डिफरेंट। जो सबसे ख़तरनाक है वो स्मॉल सेल है, वो तो वीक्स में और महीनों में जान ले जाता है और स्प्रेड भी बड़ा रैपिड करता है। अच्छा। जो नॉन स्मॉल सेल है उसमें आगे फिर कैटेगराइजेशन है, उसमें स्क्वेमस सेल है, और ये मैं व्यूअर्स को बताने के लिए बता रहा हूँ। और इसके अलावा उसके अंदर एक और है एडिनोकार्सिनोमा, जो हमारे एशियंस में बड़ा कॉमन है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है, अब तो वक्त के साथ साथ साइंस में इतनी आ गई है जिद्दत कि अब जो कीमोथेरेपी होती थी ट्रीटमेंट के लिए, वो अब ओरल फॉर्म में भी अवेलेबल है। और कुछ कैंसर ऐसे हैं एडिनोकार्सिनोमा जो हमारे एशियन में ज़्यादा कॉमन है, और वो ट्रीटमेंट को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, और वो ओरल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये एक खुशखबरी है। पहले ये होता था आज से 20 साल पहले कि कीमोथेरेपी होगी, बड़े नुकसान होंगे और कैंसर इतना रैपिडली रिस्पॉन्ड भी नहीं करता था। अब वक्त के साथ साथ जिद्दत आ गई दवाइयों में, चीज़ों में, रिसर्च बहुत अच्छी हो गई, तो अब इनोवेशंस बहुत ज़्यादा हैं मेडिकल फील्ड में। सही। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, खुदा न खास्ता अगर फेफड़ों का कैंसर हो जाए तो क्या आज के ज़माने में, मैं अभी ऑनलाइन यही देखना चाह रही थी, लंग ट्रांसप्लांट, और कुछ जगहों पे हो भी रहा है फेफड़ों का ट्रांसप्लांट। पहले ये एक अनहर्ड ऑफ बात होती थी कि फेफड़ों का कोई ट्रांसप्लांट। तो क्या अगर लंग कैंसर हो जाए तो फिर उसका इलाज क्या है, और क्या लंग कैंसर और टीबी की कोई कनेक्शन है,
क्योंकि हमारे मुल्क में एक और चीज़ जो आज भी बड़ी कॉमन है वो है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम टीबी कहते हैं। Yes. सो ब्रेक के बाद व्यूअर्स वापस आएंगे। कैंसर अगर खुदा न खास्ता फेफड़ों का हो जाए तो उसका इलाज क्या है, और उसके साथ साथ क्या टीबी की इससे कोई कनेक्शन है, और अगर क्या हिस्ट्री ऑफ टीबी हो तो उससे क्या कैंसर होने की शरह ज़्यादा बढ़ जाती है। इस पर डिस्कशन करेंगे डॉक्टर साहब से ब्रेक के बाद। क्या बात है, Well done. एब्सोल्युटली Well done. लवली। Thank you. भाई डॉक्टर अख्तर अली और मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। Thank you. हमारे म्यूजिशियंस तो हैं ही ब्रिलियंट, लेकिन द शाज बैंड ने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया। जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स, आपसे हम हर रोज़ मुलाकात कराएंगे यंग ब्रिलियंट लोगों की। 1 अगस्त से हम आगाज़ करते हैं। तो ये जो 2 टैलेंटेड सेल्फ मेड यंग मैन हैं, और कॉन्स्टेंटली मुझे याद है इन्होंने अपने करियर का आगाज़ भी किया था मिली नगमों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैशअप्स मिली नगमों से आपने बिल्कुल, अपना आगाज़ किया, exactly, और वहीं से अपनी इस जर्नी को स्टार्ट बिल्कुल किया। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हमें इसका जो टाइटल मिला था मेडले किंग का, अल्हम्दुलिल्लाह से। और वो भी इसीलिए मिला था बिकॉज आपने बिल्कुल मिली नगमे गाए थे। लोग यूजुअली मैशअप्स पॉप सॉन्ग्स के करते हैं, आपका फोकस हमेशा से ये रहा है पाकिस्तान साथ साथ हाईलाइट करे, और हर मौके पे आप कोई सॉन्ग कोई चीज़ निकालते हैं। बिल्कुल 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 अल्लाह ताला फिर इसीलिए सुरखरू करता है ना इंसान को। बेशक बेशक। वेल डन गाइस। अच्छा, हम बात करें लंग कैंसर की, उस पर भी मज़ीद डिटेल में जाना है। डॉक्टर अख्तर मुझे ये गाइड करें कि जब हम बात करते हैं लंग कैंसर की तो इलाज होता ही है कि जब भी फेफड़ों की किसी भी बीमारी का इलाज की बात होती है तो मुझे इस बात पे बड़ा अफसोस होता है कि लोग इग्नोर कर जाते हैं। टीबी में भी और लंग कैंसर में भी कहते हैं Yes. हुनते हो गया हुनते गए। Yes. तो ये ज़रा समझा दें। पहले तो मैं इसके बारे में बताने से पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत अच्छा मिली नगमा था इनका, दिल हिला दिया इन्होंने हमारा। थैंक यू सो तो दूसरा ये है कि जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट असल में मिस जुगन जो स्टेजेस हैं डिफरेंट, उन स्टेजेस पे डिपेंड करता है। अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए कैंसर तो सर्जरी 100% क्योर कर देती है उसको। अच्छा। और ये स्टेज 1, 2, 3, 4 हर कैंसर की जिस तरह स्टेजेस हैं ना, इनकी भी 4 स्टेजेस हैं। स्टेज 2 तक तो सर्जरी कंफर्टेबली हो सकती है, पेशेंट बिल्कुल रिकवर हो जाता है। अगर स्टेज 2 से ऊपर चला जाए ना, फिर भी सर्जरी हेल्पफुल है और इसके बाद कीमोथेरेपीज़ हैं, लेकिन रिज़ल्ट कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, इनकरेजिंग रिज़ल्ट्स नहीं है। लेकिन जिस स्टेज पे भी हो, अर्ली डिटेक्शन और उसकी ट्रीटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा होता है लेट स्टेज। मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे मुल्क में जो लोग प्रेजेंट करते हैं वो लेट प्रेजेंट करते हैं, तो वो स्टेज फेयर होती है। कैंसर फैला होता है, उसकी जड़ें बहुत सारी जगहों पे गई होती हैं, छाती से बाहर और बहुत सारी जगहों पे, तो उसके लिए को हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली कर नहीं सकते। तो उसमें हम जस्ट फिर पैलिएटिव केयर ही होती है कि बस जितने सांस हैं वो आसानी से लंग का कंफर्टेबल है। ट्रांसप्लांट नहीं होता डॉक्टर साहब? जी, लंग का पढ़ तो मैं रही हूँ कि बाहर के ममालिक में तो कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, अभी हमारे नेबर कंट्री में भी लंग ट्रांसप्लांट स्टार्ट हुआ। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पाकिस्तान में इसका ट्रेंड नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे जो डोनेशन है वो बहुत कम है ऑर्गन की ना हमारे यहाँ। तो जैसे ही वक्त के साथ साथ आगाही बेहतर होती जाएगी तो लोग हो सकता है डोनेशंस देना शुरू कर दें लंग की। तो हम होप कर सकते हैं विद एवरी पासिंग टाइम के लंग डोनेशन स्टार्ट हो जाए। और डॉक्टर फिर साहब मुझे एक गाइडेंस दे, क्या लंग कैंसर का टीबी से, ट्यूबरकुलोसिस से कोई ताल्लुक है? लोग कहते हैं कि अगर आपको टीबी हो चुकी है तो उससे चांसेस बढ़ जाते हैं कैंसर के, बहुत कम है, ऐसा और अगर डायरेक्टली नहीं है। टीबी हो चुकी है और बंदे को फिर कैंसर भी हो जाए तो क्या इसका मतलब ये है कि अब 100% आपकी डेथ ही होगी, क्योंकि पहले ये भी हो? जी जी, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। अगर टीबी किसी को हुई है पहले और वो ट्रीट हुई है, टाइमली ट्रीट हो गई, बाज़ वक़्त टीबी के डॉट्स रह जाते हैं लंग्स के ऊपर। वो विद टाइम वो जो डॉट्स होते हैं वो सम टाइम कैंसर की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। वो जो डॉट्स हैं वो बड़ी लेट जाके, बड़ा कम चांसेस हैं। तो जो टीबी इसके अलावा, देखिए टीबी भी अवॉइड करना कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। जी बिल्कुल हमारी ऐसे ही। प्रॉब्लम यह है कि एक बंदे को घर में टीबी होती है, जब तक सारे बंदे इन्फेक्ट नहीं होते Infect हमारी नहीं। रूह को सुकून नहीं आता। भाई एक बंदा खांस रहा है, उसके हालात नहीं है ठीक, आपको नज़र आ रहा है कि प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर टीबी एक दूसरे से लगने वाली जी बीमारी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये सांस से फैलती है, नेज़ल ड्रॉपलेट से फैलती है, खांसी से फैलती है, ये दूसरे लोगों को भी लग सकती है इस तरह। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जैसे आपने पहले कहा, ऑनेस्टली खांसी लगी हुई हो और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही हो तो प्लीज़ हस्बैंड वाइफ भी आपस में ज़्यादा क्लोज होना, जी, एक बिल्कुल दूसरे ऐसे के ही। साथ थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर वाइफ बीमार है, हस्बैंड है, बिल्कुल तो फिर ऐसे। मास्क का इस्तेमाल करें, थोड़ी सी एहतियात करें, कमरा सेपरेट कर लें या बिल्कुल ऐसे एटलीस्ट ही थोड़े है। फासले पे तो रहें। बिल्कुल हम ऐसे करते हैं। जब हम टीबी का ट्रीटमेंट भी करवाते हैं तो एटलीस्ट 2 to 4 वीक्स हम सेपरेशन कराते हैं कि सेपरेट रूम में रहें,
वेल वेंटिलेटेड रूम्स डॉक्टर हों। साहब जान है तो जान है। जी बिल्कुल, एवरी ब्रेथ काउंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आपने जो कहा कि क्या कैंसर वाले मरीज़ को टीबी हो सकती है, बाज़ औक़ात ये होता है कैंसर में क़ुव्वत मुदाफ़त इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। जैसे इम्यूनिटी कम होती है तो और बहुत सारी डिजीज़ जिसमें टीबी भी है वो भी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं ऐसे लोगों में। तो एसएच अगर कैंसर ट्रीट हो रहा है तो टीबी भी सेपरेटली ट्रीट हो सकती है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह टीबी का 100% इलाज अवेलेबल है, 100%, और ये 100% क्योर हो जाती है। लेकिन लोगों को चाहिए कि टाइमली अगर टीबी के और रिलेटेड इलाज मुकम्मल भी तो करें ना डॉक्टर साहब। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इलाज टीबी का शुरू होता है। Yes. मैं आपसे जो ब्रेक में बात करी थी अर्लियर कि डॉक्टर साहब होता, मैंने बड़े केसेस देखे हैं कि पता चला कि इसको ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है। तो बंदा कहता है इनको ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कैसे हुई, जब पहली दफ़ा टीबी हुई तो क्या मसला हुआ। तो वही वाली बात, सही इलाज नहीं किया, जब चेक किया तो डॉक्टर बेचारे ने तो 6 महीने या 3 महीने का नुस्खा लिख दिया था। बिल्कुल ऐसे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल दवाइयाँ भी दे देती है आपको, बिल्कुल लेकिन अब आपने दवाइयाँ लेनी भी हैं। होता ही है कि जो वर्कर्स होते हैं, जो जॉब्स करते हैं, 2 हफ्ते बाद जब खांसी ज़रा सेटल हो जाती है, तबीयत बेहतर लगती है, तो वो फिर निकल पड़ते हैं कामों पे, Yes. दवाइयाँ छोड़ देते हैं। तो ये ऐसे ही होती है। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए ट्रीटमेंट लेंगे, पूरा कोर्स नहीं लेंगे, तो जरासीम वक्ती तौर पे तो किल हो जाता है, लेकिन बॉडी में रहता ही रहता है। वो 100% किल नहीं होता, वो दोबारा फिर एक्टिव हो जाता है कुछ वक्त के बाद। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 6 मंथ ट्रीटमेंट कंप्लीट करना, बड़ा मैंडेटरी है ये। अच्छा डॉक्टर साहब, एंड में आप हमारे व्यूअर्स को पैगाम क्या देना चाहेंगे? हाँ, मेरा टेक होम मैसेज ये है कि स्मोक किसी भी फॉर्म में हो, फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड स्मोक हो, उसको अवॉइड करना चाहिए। और ऐसे ऑक्यूपेशंस जहाँ पे लोग काम करते हैं, जहाँ पे रिस्क ऑफ लंग कैंसर ज़्यादा है, जैसे हमने ऑक्यूपेशंस का जिक्र किया, कोशिश करें कि वहाँ से जॉब स्विच करें जितना पॉसिबल हो सकता है, या प्रोटेक्टिव मेजर्स जो हैं वो वहाँ अपनाएं। और तीसरा ये है, खुदा न खास्ता अगर कभी कैंसर पता लग जाता है, कैंसर के सिम्टम आते हैं, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। 100% इलाज अवेलेबल है। मेडिकल फील्ड में इतनी जिद्दत आ गई है कि आप अगर टाइमली डायग्नोज होगा तो फिर सर्जरी है, अगर सर्जरी नहीं हो सकती तो मेडिकल ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपी होती है। तो इसलिए बिल्कुल इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। हम दुआ करते हैं किसी को कैंसर ना हो, अगर हो भी जाए तो ये बिल्कुल ट्रीटेबल डिजीज़ है। एंड द थिंग इज, देखिए व्यूअर्स, जो चीज़ ट्रीटेबल है उसको इग्नोर करना तो मेरे ख्याल से वाहियाती है। बेवकूफ़ी तो अपनी जगह है, लेकिन मेरे ख्याल से तो वाहियाती है। बिल्कुल ऐसे। वैसे ही लोगों में एक फ़ियर होता है ना कि कैंसर आ गया, पता नहीं अब क्या होगा, वो वैसे ही मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं इतने ज़्यादा। सो अगर हम थोड़ा सा व्यूअर्स अपने आप को सेंसिबल अंदाज में लेके चले और पैनिक में ना जाएं, हर बीमारी का अल्लाह का शुक्र है इलाज है, yes. या कम से कम उसकी ऐसी ट्रीटमेंट ज़रूर है कि इंसान कंफर्टेबल हो सकता है। अपनी ज़ात को तकलीफ़ में डालने की सेंस नहीं समझ आती। यहाँ पे एक और चीज़ थी, कुछ चीज़ें हैं जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं उसकी कैंसर के बारे में, कि लोग कहते हैं कैंसर को अगर लोहा लग जाएगा तो वो फैल जाएगा, तो वो बिल्कुल डॉक्टर के पास नहीं जाते कि डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है तो अब कैंसर फैल जाएगा, बायोप्सी हो जाएगी। जी बायोप्सी, ऐसा बिल्कुल कोई बात नहीं, कतई ऐसी कोई बात नहीं है। कैंसर का लोहे से कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक। ये तो बल्कि हेल्पफुल है कि वो जो ट्यूमर है, वो डिजीज़ है, वो निकल जाएगी, बाकी जितना लंग बच जाएगा वो हेल्दी रहेगा, एक लंबी लाइफ गुजार सकता है बंदा। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन Thank you. करने का। व्यूअर्स Thank you. ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, किचन में भी नज़र डालेंगे। ऑफ कोर्स शाज बैंड हमारे साथ है, उनसे भी थोड़ी सी गप लगानी है, और ऑफ कोर्स मज़ीद कुछ सुन के ही शो क्लोज करेंगे। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए किचन में नज़र डालते हैं। अभी मैंने चावलों को दम पे डलते हुए देखा था। जी बिल्कुल, चावल दम पे हैं और उस साथ मैंने मीनवाइल रायता और सैलेड तैयार कर लिया था। जैसे ही दम खुलता है तो फिर हम सर्व करते हैं। सो वही चीज़ है ना कि व्यूअर्स, आप चीज़ें साथ साथ रेडी कर सकते हैं। आप देखिए उन्होंने रायता तैयार कर दिया, सैलेड तैयार कर दिया। अगर कोई आपने खाने के साथ ड्रिंक, नींबू पानी, लस्सी वगैरह सर्व करनी है, वो भी साथ आपने रेडी कर दी। जैसे ही गरम गरम चावल निकले दम से, आपने उनको सर्व कर दिया एंड यू आर गुड टू गो। और अगेन आपके सामने 1-1.5 घंटे के अंदर हमने पूरी जो चीज़ें हैं वो रेडी करके दिखा। थैंक यू सो मच सही बात। अच्छा बॉयज़, थोड़ा सा मैं चाह रही थी आपसे भी बात करूं। जब हम हायर अचीवर्स की बात करते हैं तो आप दोनों ने भी अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं ज्वाइन की थी, लेकिन आप लोगों ने म्यूज़िक में कदम रख लिया। बिल्कुल। सो पाकिस्तान 1 अगस्त है, 14 अगस्त की आमद है, क्या कहना चाहोगे दोनों? सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान है तो हम लोग हैं, सबसे पहली बात ये। और मैंने अक्सर देखा है लोग ना बाहर निकलते हैं, सर बाइक पे विलिंग कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो ये सबसे पहले इससे अवॉइड करें, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब ये नहीं कि विलिंग करें और बाहर निकलें। हमें प्यार से भी हमें मनाना चाहिए हमें। और 14 अगस्त जो है वो मुझे इस तरह याद है कि लास्ट ईयर जो है हमारा रेशिया में शो था और मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गया हुआ था वहाँ पे।
और मुझे अच्छी तरह याद है सोनी धरती मैंने वहाँ परफॉर्म किया था और इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस सीरियसली कि वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जाता। हाँ बेटा बिल्कुल ऑब्वियसली 14 अगस्त बड़ी मुश्किल से मिला हमें पाकिस्तान। कुर्बानियाँ मेहनत हमारे बड़ों ने उसको संभालना, और ये नहीं कि आप विलिंग करके आप शो करें 14 अगस्त वन मनाएं। व्हीलिंग हो गई, लोग अजीब शोर मचा रहे होते हैं घरों के बाहर, मतलब गलियों के अंदर ऊंचे ऊंचे हॉर्न बजा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। जी। देखें एक बात अंडरस्टैंड करने वाली है, लोगों के घर में बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, बीमार लोग होते हैं, अस्पतालों के बाहर पागलों वाली हरकतें करना शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज मतलब वन व्हीलिंग तो एक एग्जाम्पल है, obviously। उसी तरह की 50,000 और चीजें लोग करते हैं। भाई आप अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं दूसरों को अपने अंदाज में करने दे, अपनी सेलिब्रेशन दूसरों पे भारी ना बिल्कुल ऐसे करें। और एक और चीज़ और हजार इवेंट्स हो रहे होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सोसाइटीज में, डिफरेंट जगहों पे, आप उनका जाके हिस्सा बने, ना कि अपना ही शोर मचा के अपना ही तमाशा डालें। इतने अच्छे तरीके से हमारी गवर्नमेंट भी इतनी चीजें अरेंज करती है। एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जब झंडियाँ जो होती हैं ना, आपने अक्सर देखा होगा 14 अगस्त गुजरेगी तो वो ज़मीनों पे गिर रही होती हैं, उसका ज़रा एहतराम करें। भाई क्योंकि बारिशें अक्सर- आजकल हो रही हैं, मौसम अजीब सा है, हमेशा इस अराउंड दिस टाइम ऑफ द ईयर ऐसा ही होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम झंडियों को, झंडे का एहतराम करें, जमीन पे नहीं उसे पड़े होना चाहिए, बिल्कुल उसको झुका नहीं होना चाहिए। तो आप लोग तो जमीन पे गिरा देते हैं, तो ये नहीं करना। अच्छा एक बात, यूथ, यू आर रिप्रेजेंटिंग द यूथ, इसके बाद ऑफ कोर्स आपसे कुछ सुनना भी है मजीद पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये बताओ कि यूथ अपना हिस्सा कैसे डाल सकती है? आप लोग यूथ को रिप्रेजेंट करते हो, 60 से 70% तमाम यूथ ही है, और यूथ का गिला ये है कि भाई नौकरियां नहीं है, हम क्या करें, पिट रहे हैं, क्या करें? अच्छा आजकल ना मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन बड़ा काम चल रहा है, आपने भी देखा होगा, हर बंदा ऑनलाइन काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन हम लोग म्यूज़िक की तरफ से ही जो है म्यूज़िक को ही जो करते हैं उसको परसू करते हैं। और हम लोग अपने गाने वगैरह भी रिसेंटली एक मैंने ISPR के लिए भी गाना किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि यूथ को ये चाहिए कि अपना हिस्सा लाजमी ऐड ऑन करें, अपना हिस्सा जरूर डालें। खुद कुछ करना पड़ता है इंसान को, हर बंदे क्योंकि हर को। चीज़ प्लेट में घर नहीं बैठे मिलती बैठे है। कुछ नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है आपको, बिल्कुल। फिर जाके कोई एक मुकाम हासिल होता है। और कोई चीज़ है ना व्यूअर्स, किसी भी मुकाम पे पहुंचने के लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर पाकिस्तान मिलने में और पाकिस्तान को बनाने के लिए हमें इतने एफर्ट्स करने पड़े, तो अब उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए भी तो हमें काम करना है ना, और उसमें यूथ ही अपना हिस्सा डालेगा, जैसे कि यूथ ने हमेशा अपना हिस्सा डाला है नेशन बिल्डिंग में। बेशक। सो आजकल काम में क्या मसरूफियात चल रही हैं? आजकल बस कुछ OSTs हैं निजी चैनल के लिए, वो चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एल्बम पे काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये चल रहा है। आपने कोई नई इंस्ट्रूमेंट डिस्कवर की मेरा मज़ीद? एक इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, वो इंशाल्लाह एंड ऑफ द ईयर आ जाएगा। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक होगा। इसको पहले तो हैंड पैन लेके आया था मैंने, अब 3-4 लोगों के पास है। अब जैम ड्रम आ रहा है, जैम ड्रम पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है, इंडिया में भी 3-4 लोगों के पास है सिर्फ, वो आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैंने परचेज कर जो लिया। तुम लोग कमाते हो चीज़ें खरीद के ये स्पेशली मैं स्पेशली ये स्पेशली ऐसे ही करता है। तुम कोई कपड़े चीज़- लेते हो रहते हो और वो अपने भांडे बर्तन पूरे करता क्योंकि आपको पता है अपना प्रोडक्शन हाउस किया हुआ है, ये वीडियो प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैंने अपना ऑडियो प्रोडक्शन किया हुआ है। जी, जी। तो बस कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं कोई नई चीज़ अब देखो करने ना वो तबला जैसा जो पड़ा हुआ है, इसके अंदर इसको उल्टा दो तो हम इसके अंदर बाकायदा वो बना सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं। बिल्कुल अच्छा ओके गाइस, अब क्या सुना के आज के शो को क्लोज? बिल्कुल, क्योंकि 14 अगस्त की आमद है, तो एक जज्बा जुनून जो है वो मैं ओवर टू यू गाइस, और हमारे म्यूजिशियन भाइयों का भी बहुत शुक्रिया, एंड तैयबा जी का भी। जी ओवर टू यू।